के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है बेड का खेल। जी हाँ, आज देश के जो हालात हैं, कोरोना ने जो अपना विकराल रूप धारण किया है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज की जरूरत है तो वो है एक अदद बेड की। बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और उसको जीवन रक्षक दवाएं मिल जाए तो उसका जीवन बच जाए, उसकी टूटती हुई सांसें रुक जाए, संभल जाए। और ये सरकार करीब करीब उन लोगों को है जो इससे पीड़ित हैं, जिसको संक्रमण ने कोरोना के संक्रमण ने अपने आगोश में ले लिया है। लेकिन इनके विपरीत अगर देखा जाए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बेड्स बढ़ाए जाए, नए अस्पताल खोले जाए, टेम्परेरी अस्पताल खोले जाए, लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाई जाए, दवाइयों की आपूर्ति की जाए। इन सब के बावजूद ये समस्या है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई और भी कारण है? जी हाँ, तमाम ऐसे कारण हैं जो लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। इसमें सबसे बड़ा खेल प्राइवेट हॉस्पिटल का है। उन्होंने तमाम सारे बेड जो उनके यहाँ अपने हैं, उन्होंने उसको फुल दिखा रखा है। फुल का मतलब ये है कि उनके यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है और इसके लिए उन्होंने अपने अस्पताल के लोगों को ही बेड पर लेटा दिया है, जैसे कि सारा वार्ड और सारे बेड उनको फुल दिखाई दें। और जब कालाबाजारी करके, यानी कि जब पैसे लेकर के एक एक बेड दिया जा सके, हजारों रुपए लेकर के एक एक बेड लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। और ये खेल सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है ऐसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में भी जो है वो इन बेड पर कुंडली मार करके बैठे। बात हम करेंगे लखनऊ के केजीएमयू की, यहाँ भी सैकड़ों बेड खाली हैं। सांसद कौशल किशोर ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को कि केजीएमयू के सैकड़ों बेड खाली हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी लगी है, लेकिन वो बेड लोगों को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है। सवाल ये भी है जो कौशल किशोर जी ने उठाया है कि अगर बेड 8 घंटे से ज्यादा खाली रहता है और जो लोग क्यू में लगे हैं उनको बेड नहीं मिलता है, तो क्यों ना जो लोग इन बेड्स की इंचार्ज हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाए। क्या बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है? क्योंकि जब एक एक आदमी एक एक सांस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन समेत ये जो बेड खाली पड़े हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओंकार नाथ सिंह जी आपका। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज जी। ओंकार जी का रुख करेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो या तमाम जगह हो, और सरकारें कोशिश कर रही हैं कि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए, दवाइयों की आपूर्ति की जाए। लेकिन कुछ लोग, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग इन बेड्स पर, इन दवाओं पर, इन सुविधाओं पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? आपने जो सूचना दी है ये तो दिल दहलाने वाली सूचना है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसको एनएसए में बंद करना चाहिए और हत्या का वाकई मुकदमा लिखाना चाहिए उसके ऊपर। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसको सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं चूंकि राजनीति में हूं, 10 लोग हमसे भी उम्मीद करते हैं कि भाई हमको ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, हमको बेड दिलवा दीजिए। तो मैंने जहां जहां बात की वास्तव में वो जगह एकदम फुल थी और एक आध तो सीनियर डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई साहब इतनी बुरी हालत है कि अगर हम इस समय आपको तभी दे पाएंगे अगर कोई मर गया मरीज से, इसके पहले उम्मीद नहीं। मतलब इतनी बुरी हालत थी। तो कोई डॉक्टर इस तरह की बात करेगा नहीं, जहां तक मैं समझता हूं।
अब कौशल साहब ने क्या सोच के लिखा है, कैसे लिखा है, मैं नहीं जानता हूँ। और जहाँ के बारे में उन्होंने लिखा है वहीं के डॉक्टर ने हमको बताया, बड़े सीनियर डॉक्टर ने बताया, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन एक जरूर समस्या है पूरे देश में, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह, वो चाहे दिल्ली हो, हर जगह ऑक्सीजन कम हो मिल रहा है। और ऑक्सीजन क्यों कम है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। सवाल इस बात का, एक स्टेट में ऑक्सीजन ना हो, 2 में ना हो, 3 में ना हो, हर राज्य में लोग ऑक्सीजन कमी से मर रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक हो। आज कर्नाटक में 24 आदमी मर गए ऑक्सीजन कमी से। चाहे वो दिल्ली का गोल्डन अस्पताल हो, चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल हो। तो इसको सरकार को देखने की आवश्यकता है। और वाकई में जो हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं के ऊपर हत्या का मुकदमा किया जाए, ऑक्सीजन कमी जो आदमी मर रहे हैं, तो ये फैक्ट उनके ऊपर होना चाहिए। देखिए, इसमें पूरी की पूरी केंद्र सरकार की गलती है। क्यों गलती है, मैं आपको बता दूं। गलती इसलिए है कि सबसे पहली चीज ये कि आप सबसे बड़े ऑक्सीजन के उत्पादक हैं, तो उतने कंटेनर तो आपके पास होने चाहिए। वो कंटेनर कहाँ है? आप कहते हो कंटेनर नहीं है, ऑक्सीजन है। और अगर कंटेनर नहीं है, इमरजेंसी में आपकी खपत बढ़ गई मान लीजिए, तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी ये थी कि ये तो और बढ़ेगी, तो आप सारे काम को छोड़ के कंटेनर की व्यवस्था करते। आपने उन कंटेनर की व्यवस्था क्यों नहीं की? और आज भी नहीं कर रहे हैं। आज भी दुनिया भर का काम कर रहे हैं, लेकिन कंटेनर की व्यवस्था न तो राज्य सरकार कर रही है, न केंद्र कर रही है। भाई, अगर राज्य सरकार अक्षम समझ रही है तो कहे ओपनली कि केंद्र हमको दे, हमारे पास हम बाहर से नहीं मंगा सकते हैं, और केंद्र सरकार बाहर से मंगा के दे। आप इतना ऑक्सीजन आ रहा है, इतनी दवाइयां आ रही, कहां जा रही हैं? फिर भी क्यों कम पड़ रहा है? पिछले 10 दिनों के अंदर पहले वैक्सीन जो थी वो 40 लाख लगी थी, पिछले 10 दिन में 20 लाख लगी, और ऑक्सीजन जो है 67% बढ़ गई, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। त्राहिमाम तो आप मचा रहे हैं, केंद्र सरकार मचा रही है। पहले केंद्र सरकार को चाहिए सारी चीजों को राज्य सरकारों को दे, तब राज्य सरकार अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में अपने को असमर्थ पा रही है तो तब मान सकते हैं। अब आप समझिए, कहते हैं कि सेना को हम देने जा रहे हैं। अरे सेना को क्या देंगे? ऑक्सीजन है नहीं, सेना कहां सप्लाई कर देगी? सेना ऑक्सीजन तो बना नहीं देगी। तो ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। हम सरकार की उस पर आलोचना नहीं कर रहे, हम समस्या के समाधान का तरीका बता रहे हैं। गांव में जिस तरह से इन्होंने, एक ही राज्य की बात नहीं है, हर राज्य की ये स्थिति हो गई है कि टेस्टिंग उन्होंने सीमित कर दी। भाई, क्यों टेस्टिंग सीमित कर रहे हो? टेस्टिंग सीमित करने से आपको क्या फायदा मिल जाएगा? हो क्या रहा है? टेस्ट आप नहीं कर रहे हो, एक आदमी इन्फेक्ट हो रहा है और वो पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर दे रहा है, और पूरा परिवार जो उसी में पड़ रहा है। हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब का देहांत हो गया, हमारी भाभी का देहांत हो गया, हमारी सलहज का देहांत हो गया, हमारे साले के साले का देहांत हो गया। आप सोचिए, लाइन से लगी हुई है, कहीं जा नहीं सकते हैं, घर में पड़े हुए हैं, अपने गांव नहीं जा सकते हैं। क्यों? हमारे गांव में, हमारे घर में सबको हो गया है। उन्होंने कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब लोग हैं, हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे, बाद में बड़ा जब क्या करते हैं वो करेंगे तब होगा। बुजुर्ग थे, उनका क्या कहते हैं, ओमकारनाथ सिंह जी काम करने में ठीक कह रहे हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है, समस्या का स्वरूप बहुत विकराल है। रुक करेंगे मनोज यादव जी का। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? तमाम चीजें सप्लाई की जा रही है, विदेशों से भी आ रही है, और उसके बावजूद भी लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, बेड्स हैं लेकिन बेड नहीं मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? वो एक पिक्चर का गाना था प्रदीप जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जब चीजें हाथ से निकल गई, हमारी डिबेट में ओमकारनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने अपने उंगलियों पे गिना दिया कि 4-5 लोग उनके घर के खत्म। तो ये स्थिति क्या कोई ओमकारनाथ सिंह जी के ही घर की नहीं है, हर किसी परिवार की कोई ना कोई व्यक्ति जानने वाला, उनका कोई ना कोई रिलेटिव इस दुनिया से जा चुका है। के न्यूज के द्वारा जो सवाल उठाए गए प्रदीप जी, उनसे मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
उन हॉस्पिटल्स में जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो किसी से बिल्कुल छुपी नहीं है। वो कालाबाजारी, उसके कितने ऑडियो, कितने वीडियो, कितनी सारी चीजें। और लोग फोन करके ये भी कहते हैं बताइए फला नर्सिंग होम है, आप तुरंत एडमिट हो जाएंगे, आपको तुरंत वो कर दिया जाएगा और चार्जेस ये सब कुछ हो रहा है। आज वो बात क्या सार्थक नहीं लगती है कि जो राजनीतिक दल निजीकरण के समर्थक हैं और जो हमारी सरकारी तमाम संस्थाएं उनको वो धता बताते हैं, उनको गलत बताते हैं, तो ऐसी पैंडेमिक में, ऐसी महामारी में वो कौन सी चीजें काम आ रही। मैं किसी मेडिकल कॉलेज का जो आपने वीडियो दिखाया मैं उससे सहमति इसलिए रखूंगा, ये सब सरकार की कारस्तानी है। सरकार तमाम सारे बेड्स को बचा के रखती है, अपने लोगों के लिए बचा के रखती है, उन वीआईपीज के लिए बचा के रखे जाते हैं कि अगर कोई स्थित हो तो निश्चित तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सके सरकार के इशारे पे। आपको पता होना चाहिए अरविंद केजरीवाल की सरकार पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने जजों और अधिकारियों के लिए होटल में कमरे बुक कर दिए, वहां पे हॉस्पिटल बनवा दिया। तो ये कोई एक प्रदेश का हाल थोड़ी नहीं, हर प्रदेश का यही हाल है। यहाँ प्राथमिकताएं ये है कि वीआईपीज को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे व्यवस्था की जाए और आम आदमी को कैसे सड़क पे, ठेले पे और रिक्शे में, टेम्पो में, गाड़ी में कैसे तड़पता हुआ मरते हुए छोड़ दिया जाए। आप बताइए, आज हम लोग 15 दिन से तो डिबेट कर ही रहे हैं, लगभग 15 दिनों में लखनऊ में कौन सा टेम्परेरी अस्पताल बन गया, कौन सा टेम्परेरी अस्पताल बन गया। आप बिल्डिंग के लिए टेंट लगा रहे हो, तमाम सारी चीजें कर रहे हो, कितनी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, कितने सारे व्यवस्थाएं पड़ी हैं, वहां टेम्परेरी हॉस्पिटल आप अभी बनाने की बात नहीं पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए। तो ये सरकार की नाकामी है। और जिस युद्ध स्तर पे, जिसको मैं महामारी को युद्ध स्तर कहूंगा प्रदीप जी, जिस युद्ध स्तर पे महामारी अपना फैल रही है उस युद्ध स्तर पे सरकार काम नहीं कर रही। इस वजह से और स्थितियां खराब हो रही हैं। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वो लॉकडाउन जैसी चीज आ गई, लगी हुई है। और आपको पता होगा लॉकडाउन आने की वजह से मौतों के आंकड़ों में कुछ कमी आई है, लखनऊ में खासकर आपने जो आंकड़े देखे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए मनोज जी हमारे साथ में। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कृष्णन राजभर जुड़ चुके हैं, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी, मैं सीधे आपके पास ही आ रहा हूँ सर। ये हमने जो अभी वीडियो दिखाया उसमें ये कि कुछ सभी जगह करीब करीब ये बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल ने बेड इस तरह से फुल कर रखे हैं कि अपने मरीजों को बेड पर लेटा दिया है, जिससे कि उसमें वो चार्ट पे दिखा सकें कि कोई भी बेड खाली नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में भी तमाम बेड खाली पड़े हैं, लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। आपके पैसे पर ये थोड़े कुछ लोग कलंक लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ मोस्ट ऑफ द जगह जितना भी सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट अस्पताल है, इसकी तो मतलब नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड है गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इवन मतलब इसके बारे में अगर हम बात करें कि बेड्स की स्कार्सिटी है, वो तो है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की वजह से बेड की स्कार्सिटी तो है। और बाकी जिस अस्पताल में मैं काम कर रहा हूँ ऐसा कुछ तो मतलब है नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई पर्टिकुलर अस्पताल अगर ऐसा कर रहा है कि अपने स्टाफ को या फिर बेड को ब्लॉक कर रहा है अनएथिकली, तो वो गलत है, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, इसके पर्टिकुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बट जो मतलब जितना इस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये मतलब ब्लॉकिंग हो रही है, अनएथिकल ब्लॉकिंग हो रही है, इतना कुछ तो मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट संस्था में तो मैंने नहीं देखा है कि ऐसा कुछ है रियली। मतलब बेड की स्कार्सिटी तो है। जी डॉक्टर कृष्णन राजभर जी, मैं सारे आपकी कम्युनिटी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का जहां तक हमने देखा है कि वो पहली बात तो बेड्स की स्कार्सिटी दिखाते हैं और फिर भर्ती करने के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए ले रहे हैं। ये कोई एक केस नहीं है, तमाम केस सामने इससे आ रहे हैं। अगर ऐसा मतलब ये चीज है, अगर कोई अनएथिकल, अब कोविड पेशेंट है, इसमें पेशेंट को वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत है, अगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट मतलब जो खर्चा आ रहा है वो तो जायज है। एक चीज है कि सरकार को भी ये चाहिए कि थोड़ी कैपिंग लगा दे, और सरकार ने कैपिंग लगाई भी है, जो भी चार्जेस है वो उसके हिसाब से ही अस्पताल चार्ज कराए। बाकी अगर कोई प्राइवेट अस्पताल है या कोई भी है जो ऐसे अनएथिकल ब्लॉकिंग कर रहा है या चार्जेस काफी ज्यादा ले रहा है, तो इसके लिए नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे पर्टिकुलर सुनवाई हो सकती है। तो ये चीज मतलब ये
अवेयरनेस फैलाना चाहिए पेशेंट्स में, एक ये चीज किया जा सकता है जिससे हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्णन, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के केजीएमयू में ही सैकड़ों बेड खाली पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन समेत ये बेड खाली पड़े हुए हैं, और सांसद ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि ये बेड खाली पड़े हैं, इनको क्यों नहीं लोगों को दिया जाता है, और जो लोग ये बेड होल्ड किए हुए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। रिगार्डिंग केजीएमयू की अगर हम बात करें, ये चीज अगर है तो मतलब कि अब उसमें ये पता करना पड़ेगा वीडियो कितना सही है कितना नहीं, क्योंकि इवन किसी भी टर्शरी केयर अस्पताल में ये सब सारी चीजें मॉनिटरिंग होती है, वहां के नोडल ऑफिसर्स होते हैं जिनको रेगुलर रिपोर्ट करना होता है सरकारी गवर्नमेंट को, सरकार को बेसिकली रिपोर्ट करना होता है कि कितनी बेड्स वैकेंट है कितनी नहीं। और बाकी सरकार की भी सरकार भी एक पर्टिकुलर नोटिस निकाल के ये भी चीज किया है कि कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द बेड सरकारी एम्प्लॉय और फिर जो कोविड वॉरियर हैं, जो मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए रिजर्व रखी है। उसके अलावा तो बाकी जो मोस्ट ऑफ द बेड है वो तो पेशेंट को मिलना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसके खिलाफ तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसकी मेन चीज वीडियो की सत्यता को पता करना चाहिए कि वीडियो सही है क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल जी। ओंकारनाथ सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं प्रदीप भाई ये कह रहा हूं, मुझे इसमें कोई दम दिखाई नहीं पड़ रहा। जहां तक केजीएमयू पर आरोप की बात है, उसका रीजन आप सुन लीजिए। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, कोविड पेशेंट को डायरेक्ट अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा। सीएमओ के यहाँ उसकी सूचना जाती है, नहीं, ओंकारनाथ सिंह जी, ओंकारनाथ सिंह जी, ये नियम बदल चुका है। नहीं अभी बदला है, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। मैं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने नियम बदल दिया है, आप सीएमओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पूरी बात सुन ले पहले जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने ये बदला है कि उन्होंने हर हॉस्पिटल का एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, लेकिन उसको डेली की डेली रिपोर्ट देनी है, और वो क्या कहते हैं उस पर रहती है, नेट पे वो रहती है उस पे कि इस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं कितने नहीं खाली, और उसके बाद साथ से उसके यहाँ पूरा भेजते हैं कि फला फला आदमी हमारे यहाँ एडमिट है। वो ओंकारनाथ सिंह जी, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि तमाम हॉस्पिटल अभी भी वो डाटा अपलोड नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो अभी कल ही का डाटा है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। आप देखिए, पीजीआई में 20 बेड खाली दिखाया, लेकिन अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट आपको क्रैश नजर आएगी, वेबसाइट खुलेगी नहीं। आप कभी भी उसको चेक कर लीजिए। नहीं, 20 अगर दिखाया है तो जब तक आप खोलोगे तब तक वो 20 भर चुकी होगी। ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आदमी बुरी तरह से बीमार हो रहा है। अब बता तो रहे आपको कि जिस तरह से आदमी एडमिट हो रहा है, जो भाग रहा है, कितने लोग घरों पे इलाज करा रहे हैं, और हमें अभी तक कोई ऐसा आदमी ऐसा नहीं मिला जो 1 लाख 2 लाख दे के एडमिशन ले रहा हो जी। ये कौशल किशोर जी चाह रहे होंगे कि अपने मनमानी जो हुक्म दे उसका होता जाए, तो उससे हो रहा होगा। केजीएम ने नहीं सुना होगा, उन्होंने शिकायत कर दी होगी। तो आप इससे क्या इनकार करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल 2 लाख 3 लाख रुपए जमा करा करके ही एडमिट करते हैं? आप इस बात से इनकार करेंगे क्या? मुझे तो नहीं अभी तक कोई मिला जो नहीं, जिसको मैंने कराया। तो मैंने मेयो में कराया है, मैंने विवेकानंद में कराया है, मैंने के हॉस्पिटल में कराया है। मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हमको 1 लाख जमा करना पड़ा। ओंकारनाथ सिंह जी, आप बड़े नेता हैं तो हो सकता है कि शायद आपसे वो इस तरह से बात नहीं कर रहा हो। नहीं, ये लेकिन हमारे पास दिन भर में तमाम केस आते हैं। मैं तो साधारण आदमी हूँ। नहीं, हमारे पास तमाम केस आते हैं। अगर ऐसी कोई बात है हॉस्पिटल तो उनको बाकायदे हत्या का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन जनरल अगर अस्पतालों की बात की जाए तो और वो भी केजीएमयू की बात की जाए, केजीएमयू क्या फायदा होगा? केजीएमयू को अगर बेड रोकने के लिए कहा गया होगा तो मुख्यमंत्री क्या से कहा गया होगा या चीफ सेक्रेटरी क्या से कहा गया होगा? बात सिर्फ केजीएमयू की नहीं है। आज भी बिहार की एक रिपोर्ट आ रही है, बिहार के आरा में भी जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी तमाम बेड खाली पड़े हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है जो वहां पर जाकर के जांच कर सके, उनको एडमिट कर सके। वो तो दूसरा इशू है, वो दूसरा इशू है कि बेड खाली है, डॉक्टर नहीं है, तो वहां पर किसी को भरने के लिए तो एडमिट कर नहीं लेंगे। वो बात नहीं है। सवाल जो बेसिक प्रॉब्लम है हमें उस पर डिस्कशन करना चाहिए और हमें कोई ऐसा सुझाव देना चाहिए जिससे कि सरकार उस पर अगर अमल करती हो तो बिल्कुल कोई काम हो सके। अब देखिए गांव में इस समय ये बढ़ रहा है मर्ज, गांव में मर्ज बढ़ रहा है।
और बिल्कुल, गांव में मर्ज बढ़ रहा है, इसको सरकार रोकने का कोई हिसाब किताब नहीं कर रही है। और मनोज जी, इसको आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार नहीं रोकेगी तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है मनोज जी। जी, उत्तर प्रदेश में सब कुछ सुखद हो रहा है, ऐसा तमाम सारे न्यूज चैनल पे सरकार की रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी ब्रेकिंग आ रही है आप ही के चैनल पे कि 29,000 नए केस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं आज 24 घंटे में, और रिकवर जो हो रहे हैं वो 38,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। ये बड़ा सुखद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी से बिल्कुल दूर है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ शहरों महानगरों के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। सरकार उन आंकड़ों को नहीं प्रस्तुत कर रही है जिन आंकड़ों से गांव में बुरी तरीके से ये महामारी फैल चुकी है। बहुत सही कहा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार आंकड़ेबाजी, कलाबाजी, इस तरह की चीजें करके इस महामारी को रोका नहीं जा सकता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि अमुक आदमी को उठाया दिया और सही हो गया, सब ऑल इज वेल हो गया। ये महामारी है। अगर आप सिर्फ कोरोना टेस्टिंग नहीं करेंगे, कोरोना टेस्टिंग के बाद जितनी सख्त कड़ाई कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, तो ये महामारी बढ़ती जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने देश के सबसे ज्यादा टेस्टिंग की है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला प्रदेश बन गया है। इस बात का विश्वकर्मा जी मैं बिल्कुल किसी भी माने में इत्तेफाक नहीं रखता। कारण हमारी आबादी ही सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आपके सबसे ज्यादा सांसद, आपके सबसे ज्यादा विधायक, आपके सबसे ज्यादा एमएलसी, हर चीज तो आपके पास सबसे ज्यादा है। आबादी भी आपके पास 24 करोड़ है, तो फिर इसमें सबसे ज्यादा वाली कौन सी बात है? ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमारे इतने बड़े 22-23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कितने % लोगों की जांचें हो गई, कितने % लोगों को टीका लग गया, कितने % लोग रिकवर होके एक हार्ड इम्यूनिटी के साथ इस हमारे समाज में आ गए। ये बातें तो बिल्कुल अच्छी लगती, लेकिन हमने सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर ली, तो क्या कोई रेस मैराथन चल रही है क्या कि जो स्टेट सबसे ज्यादा कर लेगा? सरकार को क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए ना मनोज जी। अगर कोई वार्ड लेवल पर काम हो रहा है तो और सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए। अरे आप धन्यवाद की बात करते हैं विश्वकर्मा जी, मैं जिंदाबाद करने को तैयार हूं आज की डेट में भाजपा सरकार का, लेकिन लोगों की जांच कराओ। लोगों की मृत्यु से जो लोग सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं उसको तो बचा लो। मैं तो बोलूं, आप बोलिए, कहिए मैं योगी जिंदाबाद बोलूं, कहिए भाजपा जिंदाबाद बोलूं, लेकिन कम से कम हमारे प्रदेश के लोगों की जान तो बचनी चाहिए। इसमें क्रेडिट देने का वक्त न लेने का है न देने का है, ना किसी पूर्व की सरकार की कमियां गिनाने का है, ना अपनी अच्छाई दिखाने का है। युद्ध स्तर पे अगर सरकार काम करेगी, और जो बात कही जा रही है आपके चैनल के द्वारा, मैं उससे सहमति रखते हुए कह रहा हूं, क्या ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं हो रही? क्या रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी नहीं हो रही है? क्या तमाम सारी चीजों की कार्रवाई तो कर रही है ना। मैं कह रहा हूं अगर कालाबाजारी हो रही है, तमाम रेमडेसिविर सप्लाई करने वालों को पकड़ा है, कई गिरोह को का भंडाफोड़ किया है। ये ठीक है, बेहतर है। अगर कालाबाजारी हो रही तो पकड़े तो जाएंगे ही, चोरी हो रही है तो लोग पकड़े जाएंगे, इसमें किसी तरीके का वो नहीं। ये दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है प्रदीप जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही, दवाओं की कालाबाजारी हो रही, तो बेड की कालाबाजारी नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी भाई? क्या वहां नैतिकता जिंदा हो जाएगी और बाकी जगहों पे नैतिकता मर जाएगी? सब कुछ हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। अभी लोहिया अस्पताल का जो केस कल का आज पेपर में मैंने पढ़ा, उस महिला को मृत घोषित कर दिया, उसका कहा दिया कि साहब वो मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया, और पता चला जब उसके परिवार वालों ने देखा तो वो औरत जिंदा थी, उसकी नब्ज छू के देखी तो उसकी सांसें चल रही थी। तो वो सब कुछ हो रहा है। मैं इन सब चीजों का विरोधाभास करते हुए सरकार को बेहतर करने के लिए उपाय उसके जो है वो करे। मैं अनुरोध करूंगा, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बेहतर चीजें की जाएं। ठीक है कृष्णन राजभर जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्णन, अच्छी कोशिश की जा रही है सरकारों द्वारा, ये इसमें कोई शक नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, लगातार आपूर्ति की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद चीजें क्यों नहीं लोगों को मुहैया हो पा रही है? ये अटकी कहां पर है? इसके बारे में मैं बोलूंगा कि जो इसेंशियल ड्रग्स है, रेमडेसिविर हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
ये सब की कमी तो है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के कोरोना पेंडेमिक को कंपेयर करें इस साल से, लास्ट ईयर नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे। इस साल म्यूटेशन के बाद केसेस तो बढ़े हैं, केसेस बढ़े हैं। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं तो नंबर ऑफ सीवियर केसेस जिसमें कि इसेंशियल ड्रग रेमडेसिविर और भी बड़ी ड्रग्स चाहिए, ऑक्सीजन जिन पेशेंट को चाहिए, वो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बढ़ा है। बाकी हमारा सरकार जो कितना प्रिपेयर्ड था इसके लिए, ये तो है, ये तो मतलब इस पे तो डाउट है कि सरकार प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं था। इस वजह से ये जो इसेंशियल ड्रग्स है उसकी कमी तो आई है। क्योंकि मैं जब टेली कंसल्टेंसी देता हूँ पेशेंट्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू और भी अलग पोर्टल्स पे, तो मेरे को दिन में अगर 25-30 कॉल आ रहे हैं 8 घंटे के दौरान, तो उसमें से 15 कॉल 10 ही कॉल होते हैं जो मेरे से मेडिकल एडवाइस लेते हैं कि पेशेंट को क्या इलाज देना है। बाकी 15 कॉल इसलिए होते हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आप ऑक्सीजन अरेंज करा सकते हो क्या, उनको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, उनको वो अरेंज करा, इनको जिनको मिल रहा है वो भी काफी हायर रेट पे हो रहा है। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग वाला चीज है, ब्लैक मार्केटिंग, सरकार ने काफी प्रयास किया है इसको कंट्रोल करने का। हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम के थ्रू रेमडेसिविर और इसेंशियल ड्रग्स का अलॉटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल को, बेस्ड ऑन पेशेंट का डाटा लेने के बाद हो रहा है। बट फिर भी इसको और अच्छी तरह मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, ताकि हर पेशेंट को, एटलीस्ट कोई पेशेंट ऑक्सीजन और इसेंशियल ड्रग्स की वजह से ना मरे, या फिर मतलब वो पेशेंट को ना हो कि पेशेंट को ऑक्सीजन वंचित रह जा रहा है पेशेंट। जी डॉक्टर कृष्णन, अभी तक जो गिरोह पकड़े गए हैं, जो देखा जा रहा है कि इसमें बहुत छोटे कर्मचारियों को लिप्त कर लिया जाता है। बड़े जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं और छोटे कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उनके हाथों ये सब करवाया जाता है, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो तो उन्हीं को दिक्कत हो। हेलो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी, रिपीट करो। डॉक्टर कृष्णन, मैं ये कह रहा था कि अभी तक जितने भी गिरोह लखनऊ में पकड़े गए, यूपी में पकड़े गए हैं, सब में देखा गया है कि नर्सिंग स्टाफ हो या कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्टर हो, वो ही ये सारा खेल कर रहे हैं। बड़े लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। क्या लगता है कि ये एक बड़ी मिली भगत है? रिगार्डिंग द ब्लैक मार्केटिंग, और इसके लिए मैं ये नहीं मानता कि इसमें कोई हेल्थ केयर वर्कर्स या हॉस्पिटल स्टाफ इन्वॉल्व हो, क्योंकि जितना न्यूज मैंने न्यूज में देखा, ऐसा कुछ जो मेन इसमें ब्लैक मार्केटिंग का जो मेन प्रोपोर्शन है या मेन परसेंटेज है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे चीजें रेगुलेट होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर इसको स्टॉक कर दे रहा है, इसकी होर्डिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा मतलब जो इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो। क्योंकि ये जितनी भी, मैं टर्शियरी केयर सेंटर में काम करता हूँ, अस्पताल में जितनी बड़ी ड्रग्स होती हैं या फिर जितनी इसेंशियल ड्रग्स होती हैं, स्पेशली पेंडेमिक के टाइम, उसको आपको मतलब मिसप्लेस करना या उसकी होर्डिंग करना, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज वहां मॉनिटर होती है, हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है कि इस पेशेंट के लिए हमने एक एम्प्यूल ये रेमडेसिविर निकाला, 1 यूनिट रेमडेसिविर निकाला, तो बाकी कहाँ गई। तो उस लेवल पे मतलब हेल्थ केयर वर्कर, हॉस्पिटल लेवल पे ब्लैक मार्केटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है कि अगर रेमडेसिविर का आधा डोज ही दिया जाता है और मरीज को बाकी का आधा डोज बाहर भेज दिया जाता है। हम आपके पास आएंगे दोबारा से, एक ब्रेक का वक्त हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे। सवाल यही उठता है कि सरकारें लगातार कोशिश कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, सब कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचे, बेड्स पहुंचे, इंजेक्शन पहुंचे, दवाओं की आपूर्ति हो और साथ ही साथ में वो जो जरूरी चीजें हैं उन तक मुहैया हो। लेकिन उसके बावजूद लोग दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। आज ही कर्नाटक में 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यूपी में तमाम लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ चुके हैं, जबकि कोर्ट कह चुका है कि अगर अब ऑक्सीजन की कमी से कोई मरता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन क्या अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह जी के पास चलेंगे। ओंकारनाथ सिंह जी, क्या लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़े हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, जब वहां पर लॉकडाउन लगा है तो कुछ कमी देखी जा रही है, तो क्या लगता है कि अब लॉकडाउन ही हमारे पास एक अंतिम विकल्प बचा है? देखिए, ये हर सरकार लॉकडाउन लगा रही है। आप देख लीजिए, हरियाणा में भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र में भी लगा हुआ है, मध्य प्रदेश ने भी लगाया है। अभी तक उत्तर प्रदेश इसका विरोध कर रहे थे, अब उसने भी लगा दिया है। पहले 3 दिन का, 2 दिन का किया, फिर 3 दिन का किया, अब 2 दिन और बढ़ा दिया है। तो लॉकडाउन से कुछ फर्क तो पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लॉकडाउन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कायदे से होना चाहिए, बाकायदे हर सरकार से बातचीत करके। क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें मतलब रखती हैं कि मतलब जैसे मजदूर है, पिछली बार लॉकडाउन लग गया था, मजदूर भागने लगे थे, तो सरकार को उनकी पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनको ये महसूस दिलाना पड़ेगा तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, हम आपको खाना देंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रहो, घर से बाहर मत निकलो। अगर आप जब ये व्यवस्था करोगे तभी लॉकडाउन सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं तो लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं होगा और खराब हो जाएगा। देखिए, इन्होंने चुनाव नहीं रोका, चुनाव अगर ये रोक देते तो शायद आज ये विभत्स रूप ना होता देश का, लेकिन चुनाव नहीं रोका, कुंभ नहीं रोका इन्होंने। वो 2 की वजह से कितनी बुरी हालत हुई है। लखनऊ, यूपी के अंदर आप देख लीजिए कि जो अभी जिला पंचायतों के चुनाव हुए हैं, इससे गांव में किस कदर आदमी फंसा हुआ है। और वहां होता क्या है, वो कहते हैं ये जुकाम खांसी है, कभी डॉक्टर कहेगा तुमको टाइफाइड है, कभी कहता निमोनिया है। अच्छा, बाजार गांव से बहुत दूर है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पहले बाजार नहीं मिलता। अब वो गांव से जाते नहीं है दवा लेने के लिए। नतीजा क्या होता है, 2-3 दिन में जब तबीयत बहुत खराब होती तब वो निकलते हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि मोबाइल बना दे, जिस बात तो एक ही चल रही है इसमें कोरोना की, वो अपना जाके गांव में दवा दे दें, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की व्यवस्था रखे ताकि ऑक्सीजन उनके यहाँ पहुंच जाए, तो वो आप एक तरह से उनको संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन के लिए दिक्कत ये है, पिछली बार लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने लगाया था 70 दिन का, तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी नीचे चली गई थी, प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन लगाया चली गई। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था, वो उन्होंने बिना किसी तैयारी के लगा दिया। तैयारी करके लगाते, तैयारी से भी लगाए, सारी चीजें ना होती। ओंकारनाथ सिंह जी, अगर तैयारी से भी लगाए तो भी हमारी अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगी ना। अब वो तो झेलना पड़ेगा, आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था तभी रहेगी ना जब देश रहेगा। देश ही नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था रह क्या करेगी। अगर सबको हम सब के सब साफ हो जाएंगे तो यहाँ जो कौन अर्थव्यवस्था देखेगा? प्रधानमंत्री देखेंगे? प्रधानमंत्री जब रहेंगे तब ना देखेंगे। ठीक बात। बीमारी फैलेगी तो ये तो कोई देखता नहीं है जी कि फलाने हैं फलाने नहीं है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी की डेथ हो गई कि नहीं हो गई? उनको किस चीज की कमी थी? जी बिल्कुल। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बेचारे चले गए, उनको किस चीज की कमी थी?
तो ये बीमारी डॉक्टर किसी को कृष्ण देखती राज नहीं है कि कौन आदमी। क्या आ रहा हूँ करना सिंह जी, क्या आपको लगता है अंतिम विकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंतिम विकल्प है, आप उसका इस्तेमाल करने की का समय आ गया है? लास्ट ईयर भी, जैसे हमारे लास्ट ईयर के कोविड के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जी लास्ट ईयर भी हमारा जो कोरोना पेंडेमिक में एक्सपीरियंस रहा कि जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं डॉक्टर साहब। जो लास्ट ईयर हमारा कोरोना का पेंडेमिक था, उसके भी हमारे एक्सपीरियंस रहे कि लॉकडाउन एक अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन ये है कि हमें लॉकडाउन हमने कोरोना की स्प्रेड को इसके नंबर्स को कम करने के लिए हमने लगाया, लेकिन उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थे कि हमारा जो इकोनॉमी है उस पर काफी इफेक्ट हुआ, सारी बिजनेस सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई। तो अगर हम ये इसमें लॉकडाउन लगाने से पहले हमें सारे फैक्टर्स को ये इंश्योर करना होगा कि ऐसा ना हो कि हमारी मतलब एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा। जो वीकेंड लॉकडाउन के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं है, वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे संडे की लॉकडाउन एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि हमने मतलब उस टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी सैटरडे संडे को कंपैरेटिवली काफी कम होती है, तो हम लॉकडाउन लगा के एक चेन को ब्रेक कर सकते हैं। और ये वीकेंड लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि एकदम यूजलेस है, इसका भी रोल है एक चेन को ब्रेक करने के लिए काफी कारगर है। लेकिन हाँ, अगर अभी नंबर्स जैसे काफी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और बेड्स की कमी है और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी क्राइसिस में, तो उसमें ये तो जरूरी हो गया कि हमें कुछ टाइम के लिए तो एक नेशन वाइड लॉकडाउन लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इसका प्रभाव देखा जा रहा है, महाराष्ट्र के आंकड़े धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं और यूपी ने भी लॉकडाउन तो नहीं लगाया लेकिन आंशिक कर्फ्यू जरूर लगाया है और लगातार आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्या अब हमें जान बचाने की जरूरत है, जहां हम बाद में भी बचा लेंगे। हाँ, मतलब ये तो जरूरी है क्योंकि एक तो मतलब इसमें मैं ये बोलूंगा कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ना है, केसेस बढ़ने के साथ साथ हमारा जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर वर्कलोड बढ़ा है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी, मैं हॉस्पिटल बोलूंगा, चाहे इसेंशियल ड्रग्स बोलूंगा, ऑक्सीजन और हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, बाकी सारे अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। और यही चीज रहता रहा क्योंकि डेली 3 लाख लगभग केसेस आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और रेगुलर 3 लाख आते रहे। और क्योंकि कोई एक पेशेंट पॉजिटिव आया और वो सीरियस हुआ तो एटलीस्ट 7 से 10 दिन अस्पताल में रहेगा। सीरियस पेशेंट की बात कर रहा हूँ, माइल्ड केसेस तो फिर भी होम आइसोलेशन पे मैनेज किए जा सकते हैं टेली कंसल्टेंसी वगैरह से। लेकिन जो सीरियस केसेस को, वो जो 3 लाख नए केसेस आ गए उसमें कुछ नंबर ऑफ केसेस तो हॉस्पिटलाइज होंगे तो एक हॉस्पिटल बेड 10 दिन के लिए लगभग लॉक हो जाएगी कि 10 दिन तक वही पेशेंट उस हॉस्पिटल बेड पे होगा। तो और नए केसेस तो इक्वल नंबर में आ रहे हैं, तो उसको अगर कंट्रोल करना है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्राइसिस, हेल्थ केयर की क्राइसिस को रोकना है, तो उसके लिए हमें नेशन वाइड लॉकडाउन जरूरी है अभी के टाइम में। ठीक है मनोज जी, आप क्या कहेंगे कि नेशन वाइड सब लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया जाए। निश्चित रूप से मैं इस बात कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट का खेल हो रहा था लॉकडाउन को लेकर, तब भी मैं इस बात के पक्ष में था कि लॉकडाउन लगाया जाए। इनिशियल चीजें जो हैं उसको सरकार जो चाहे तो उस पर सख्ती कम करे, जो बहुत जरूरी है जनता के लिए, लेकिन लॉकडाउन हो। मैं एक महत्वपूर्ण बात जरूर इस डिबेट में लाना चाहूंगा, ये सरकार जो है, अब आप ये सोचिएगा कि मनोज यादव राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं है, मैं एज ए नागरिक उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का नागरिक के नाते बात कर रहा हूँ, ये सरकार गैर जिम्मेदारी बातें ज्यादा करती है। और जब कोई शासन सत्ता, कोई जिम्मेदार व्यक्ति गैर जिम्मेदारी वाली बातें करता है, तब हमारे लिए स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं। मोदी जी ने कह दिया, अब उनको भाषण देना है, उनको तो मतलब तो है नहीं। मोदी जी ने कहा 1 मई से 18 वर्ष के लोगों को टीका लगेगा। अब लोगों में वैसे ही भय व्याप्त है, हर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, हर कोई सबसे पहले टीका लगवाना चाहता है। अब कितना 1 अरब 30 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें एक बड़ा तबका,
मैं कहता हूं सबको हटा दो तब भी 50 से 70-80 करोड़ लोग हैं, बच्चों को अगर छोड़ दो, जो सबसे यंग देश है हमारा इस वक्त मौजूदा, 65% आबादी हमारी 35% के आसपास है। अब बता दिया कि 1 तारीख से टीका लगेगा। बताओ पूरे हिंदुस्तान में कौन सा बीजेपी शासित राज्य है जहां बम्पर तरीके से टीकाकरण 18 वर्ष से 40 वर्ष या जितने लोग भी उनका टीकाकरण हो रहा, नहीं हो पा रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल सिस्टमैटिक बात नहीं कही। जनता से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप जब जनता से अपील करोगे, कोई बात कहोगे, तो निश्चित तौर पे जनता उस बात को मानेगी। आपने कह दिया टीकाकरण शुरू, रजिस्ट्रेशन कराइए, जाइए टीका लगवाइए, तो कहां टीका हो रहा है? टीका होने, पैनिक लोग ज्यादा हो रहे हैं, डर ज्यादा रहे, लोगों को विश्वास ही सारी चीजों से हो रहा है। इसलिए सरकार गैर जिम्मेदारी वाली बातें ना करे। सरकार होती है, समझदारी से काम करे। हमारे जो वॉरियर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब उनके बारे में सोचे। जी ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं। केसी जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। केसी जैन साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी जी, धन्यवाद। केसी जैन साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि कौशल किशोर जो सांसद है लखनऊ से, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों बेड खाली पड़े हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो लोगों को अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने जबरदस्ती बेड भर रखे हैं, ये दिखाने के लिए कि उनके पास वैकेंसी नहीं है, और उसके नाम पर उगाही कर रहे हैं। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, कहीं कहीं से ये शिकायतें आई और माननीय सांसद महोदय ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये प्रश्न उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को और अन्य माध्यमों से भी जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से पूरे देश की जहां जहां पे जिन जिन पार्टियों की सरकारें अगर वो इसी तरीके से काम आ रहा हूं मनोज जी आपके पास। जी मुझे बहुत जरूरी बात बोलनी है, रिस्पॉन्ड करना प्लीज। जी जी, आ रहा हूं आपके पूरा हो तो मैं जवाब जी कर रही होती तो शायद पूरे देश में कोविड-19 को लेने की आवश्यकता। राजनीति इन सब चीजों से हटकर कहीं ना कहीं प्रत्यारोप की राजनीति पार्टियां ज्यादा कर रही हैं, जहां जहां पे जिनकी सरकारें हैं वो राजनीति कर रहे हैं, ना कि इससे सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य जिस प्रकार से इस कोविड-19 से लड़ने का होना चाहिए, इससे इतर उनके बहुत सारे अतिरिक्त केसी जैन साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच जी करते हैं। अगर इस तरीके से अन्य प्रदेश की सरकारें काम करती तो इस तरीके की स्थितियां नहीं पैदा होती। दूसरी बात, जो लॉकडाउन की बात है, तो अपने वहां पर स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सारे प्रदेशों को दी और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्रियों के साथ में माननीय मोदी जी ने मीटिंग भी की। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि पहले 1 दिन का लॉकडाउन हुआ, 2 दिन का हुआ, अभी बढ़ा करके 5 दिन का कर दिया गया है। स्थितियों को देखते हुए जहां पे जिस प्रकार की आवश्यकता है वहां पर उस तरीके का लॉकडाउन की आवश्यकता है, न कि पूरे देश को लॉकडाउन में झोंक देने की आवश्यकता है। देखिए, ये लंबे समय से पूरा 1 साल तो बीत गया और अभी भी उम्मीद है कि लगभग 1 साल तक तो ये चलेगा ही चलेगा। ऐसे में 2 साल तक पूरे देश को लॉकडाउन में रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो पिछली बार लॉकडाउन में रखा गया। लेकिन केसी जैन साहब, मेरे 2 सवाल है आपसे। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो सारे लोग सहमत है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो पिछली बार 96 केसेस आ रहे थे, 97,000 केसेस आ रहे थे, इस बार 3 लाख 4 लाख केसेस आ रहे हैं। कैसे संभाल पाएंगे इन सिचुएशन को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आदरणीय प्रदीप जी, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो प्रदेश के बाहर का आवागमन है, वो चाहे बसों का हो या प्राइवेट वाहनों से हो या किसी प्रकार से हो, उन सबको रोक दिया गया है।
इसीलिए रोक दिया गया है, जिससे कि प्रदेश के बाहर से आवाज नहीं आ रही है। केसी जैन साहब का नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, काम नहीं कर रहा है। जैन साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? मनोज जी के पास गई है, तो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार। केसी जैन साहब, सवाल ये है, यहाँ पर हम लोग किसी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर, उन सुविधाओं पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि उन पर रोक। दोबारा से आएंगे आपके पास में। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख सकते हैं। मुझे वक्तव्य सुन के बीजेपी के प्रवक्ता का मुझे बिल्कुल इस बात से अच्छा ही फील नहीं हुआ। उन्होंने जो बात कही, जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसकी कॉपी पूरे देश की राज्यों को करना चाहिए। क्या कर रही है? आंकड़े छुपा रही है, इसीलिए केसेस कम दिख रहे हैं, मौतें कम दिख रही हैं। तो अगर पूरा देश यही करता रहेगा तब तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश भी ये कर रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ, वो मध्य प्रदेश के भी आंकड़े में लगातार। आप ये बताइए, महाराष्ट्र और दिल्ली में लॉकडाउन लगा है तो केसेस बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा है तो केसेस कम हो रहे हैं। ए भगवान, ये जादूगिरी पूरे देश को दे दो भैया, लोग बच जाएं प्लीज। मनोज जी, आज लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन है? कल लॉकडाउन था मध्य प्रदेश। आप अच्छा ये बताइए, आप इन्होंने बताया बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 24 आदमी मरे कोविड से और उनकी करीब 250 लाशें फूकी गई थी। जी जी जी, मैं कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो दिल पे हाथ रख के विश्वकर्मा जी कहिए, क्या 2 दिन से उत्तर प्रदेश में 3 दिन से लॉकडाउन वाली स्थिति है क्या? किस तरीके से लोग, हजारों हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो लॉकडाउन है क्या? अधिकारी, कर्मचारी, जनता। नहीं मनोज जी, अगर हम चुनाव, अच्छा, तो क्या वहां पे कोई दूसरे, नहीं, चुनाव वाले लोग जो दूसरे ग्रह के तो है नहीं, तो रोबोट तो है नहीं कि वो जापान से रोबोट आए, उनको कोरोना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का कोई जिला बता दीजिए जहां पर लाश जलाने के लिए टोकन न मिलता हो। नहीं, तभी तो लॉकडाउन की बात चल रही। ठीक है, नहीं ओंकारनाथ सिंह जी, सवाल ये है, अभी जो कह रहे थे केसी जैन साहब कि क्यों राज्य क्यों नहीं अपने इतने स्तर पर लगा रहे जैसे कि बाकी के राज्य लगा रहे। यूपी ने आंशिक लॉकडाउन लगाया है, राज्य तो लगा ही रहे हैं। यूपी तो वो करता है, पहले कहता है हम नहीं करेंगे, बाद में वही काम करता है जी। यूपी, देखिए हर राज्य में लॉकडाउन लगाने की चीजें हो रही हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन खाली राज्य लगाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर सेंटर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ट्रेनें नहीं बंद होंगी, बसेस नहीं बंद होंगी जो चलने वाली हैं। तो जब यात्राएं होंगी और सारे लोग चल रहे होंगे तो नतीजा क्या होगा? इन्फेक्शन तो नहीं रुक रहा है, तो बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसको आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कृष्णन, डॉक्टर साहब के बच्चे, डॉक्टर कृष्णन राजभर जी, मामला यहाँ पता है कि केंद्र सरकार कह रही कि राज्य अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए। लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, कर्फ्यू या दूसरे साधन अपनाए, लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए, नहीं तो जैसे ओंकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो मकसद फेल्योर हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? जो लॉकडाउन जैसी नेशन वाइड लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी जो पॉलिसी है, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस है, हमने ये देखा है कि इकोनॉमी में काफी इफेक्ट हुआ। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो ये 2 तरह की थ्योरीज इसमें आ जाती है कि एक तो माइक्रो लॉकडाउन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि माइक्रो लॉकडाउन लगाने को लोकल रीजन पे, दूसरा एक है कि नेशन वाइड लॉकडाउन। तो माइक्रो लॉकडाउन का जो कंसेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन से इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। सो वो एक बैलेंस ऑप्शन था कि जो हमारी हेल्थ सेक्टर है, मतलब कि हमारा जो ये कोविड के केसेस को कंट्रोल करना, दूसरा इकोनॉमी को भी ना नुकसान हो, तो वो एक मतलब एक शॉर्ट टाइम सोल्यूशन है कि हमें इकोनॉमी का। लेकिन अगर सवाल ये आता है कि हम जान बचाएंगे या जहान, तो हमें जान को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि नेशन वाइड लॉकडाउन जरूरी है अभी। ठीक है, केसी जैन साहब,
आपने सुना जी डॉक्टर कृष्ण राजभर जी सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, और ओंकार नाग सिंह जी भी कह रहे हैं और मनोज जी भी कह रहे हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगता है तो ये राज्य स्तर पर लॉकडाउन के कोई मायने नहीं होंगे। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, पहली बात तो ये कि लॉकडाउन का जो निर्णय है, जिस प्रकार से कंटेनमेंट जोन है, तो जहाँ पे केसेस ज्यादा निकल रहे हैं, 10 केसेस 15 केसेस हैं, वहाँ पे 25 मीटर 50 मीटर 100 मीटर के एरिया में जिस प्रकार से कंटेनमेंट जोन बनता है, और उसी प्रकार से जहाँ पे केसेस की संख्या ज्यादा है और स्टेट अपने अपने हिसाब से वो लॉकडाउन का निर्णय ले रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले एक दिन का लॉकडाउन किया, फिर सैटरडे संडे का वीकेंड लॉकडाउन किया, उसके बाद में अब बढ़ा करके 5 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। इसके पहले नाइट कर्फ्यू केवल था। तो जिस प्रकार से समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए उस प्रकार से प्रदेश सरकारें अपने अपने वहां पे निर्णय ले सकती हैं। दूसरी बात लेकिन ये कि केसी रही जैन बात साहब, केसी जैन साहब, सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा तो इन लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होगा और केसेस में कमी नहीं आएगी। हमें जान बचाना है, जान तो हम बाद में भी बचा सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, जीवन के साथ साथ जीव का बचाना भी आवश्यक है, लेकिन जो चीज आप कर रहे हैं, जो चीज डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो देखिए जहां तक लॉकडाउन की बात है, राष्ट्रीय स्तर की लॉकडाउन की बात है, तो कुछ चीजों को छोड़ दीजिए। अगर प्रदेश सरकारें अपने अपने वहां से प्रदेश के बाहर का आवागमन रोक देते हैं, जो अति आवश्यक कार्य है, देखिए अगर लॉकडाउन लग भी जाता है तो जो अति आवश्यक कार्य है उनके लिए तो खोलना ही पड़ेगा। जो फल है, सब्जी है, दूध है, दवाइयां हैं, उनको तो खोलना ही पड़ेगा ना। नहीं जैन साहब, आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था प्रधानमंत्री जी ने तो उससे काफी फर्क पड़ा था और हम लोगों ने जल्दी से कंट्रोल कर लिया था, देश ने जल्दी से कोरोना कंट्रोल कर लिया था। प्रदीप जी देखिए, उस चीज की सराहना आज हो रही है जिसको यही लोग कोस रहे थे। सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ममता जी, सब लोग जिसको कोस रहे थे। नहीं, वो तो प्लांट वैसे नहीं किया था ना, इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था। मेरी बात सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड लूंगा आपसे। जी जी। देखिए आज स्थिति ये है कि आज हमारे पास जो कोविड के बेड है, L1 L2 L3, वो बेड हमारे पास उपलब्ध है। आज हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, आज हमारे पास वेंटिलेटर्स है। ऑक्सीजन के अभाव में जैन साहब कितने लोग मर रहे हैं ये देखिए, पहले कैसी बात कर रहे हैं आप। 24 आदमी आज ही कर्नाटक में मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, दिल्ली के अंदर गोल्डन अस्पताल में मर गए, दिल्ली में बत्रा अस्पताल में मर गए। आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में नहीं है। मेरठ में मर गए, राजस्थान में मर गए, पंजाब में मर गए, कहाँ नहीं मरे? नहीं, स्वीकार करिए ना कि लॉकडाउन जो पहले लगाया था प्रधानमंत्री जी ने, वो एक अच्छा काम किया था। वो अच्छा काम नहीं किया था, वो उन्होंने बिना सोचे समझे लगा दिया था। अगर वो सोच समझ के लगाते तो आज ये स्थिति ना होती। अगर वो सबको विश्वास में लेके लगाते, सबसे बातचीत करके लगाते, नोटबंदी थोड़ी थी कि नोटबंदी में 1 घंटे बाद में आप बता दिए हम आज बंद करने जा रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन लगाया, उससे लोगों की जानें बच गई थी। तो दो में से एक चीज कहिए ना। नहीं, लॉकडाउन का मतलब ये है कि उन्होंने जो लॉकडाउन लगाया था उसमें उन्होंने चीजों को ध्यान नहीं दिया कि हमारे जो ये मजदूर है ये कहाँ जाएंगे, इनकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी, करेगी ना। आपको पहले इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वही तो हम उनको समझा रहे हैं। लॉकडाउन लगे तब ठीक है। जैन साहब, नहीं, अगर आप समाप्त हो रहा है, करेंगे तो नहीं कोई जाएगा। समय समाप्त हो रहा है, फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। और मनोज जी जल्दी से 30 सेकंड में फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए अब इस महामारी के वक्त पे? केसी जैन जी जिस तरह मुस्कुरा के गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अंदर से डर महसूस हो रहा है। और डर इसलिए महसूस हो रहा है प्रदीप जी कि जब सरकारें इस तरह से अपना रवैया अपना लेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी और है। सीरियसनेस को समझिए मनोज जी, सजेशन बताइए जल्दी से। मेरा सजेशन ये है सरकार वो उत्तर प्रदेश की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करे, जिन चीजों की कमी है उत्तर प्रदेश में वो दिखनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बिल्कुल प्रेशर में रहनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश को इतने मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, इतनी दवाई की जरूरत है। मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं, राज्यपाल का कोई बयान नहीं, और दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री अगर बोलता है तो उसको राजनीति कहा जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृष्ण डॉक्टर साहब, आपका फाइनल कमेंट, कैसे पार पाएंगे इस मुसीबत से? जो लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। केसी जैन साहब, आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए।
डॉक्टर से सुन लेते हैं जी। मौतों पे मुस्कुराने वाले वैक्सीन की बात अभी- न करें जी अभी कोविड टाइम में हमें ये सुन ले जी। अभी कोविड टाइम में हमें ये मानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की या इसेंशियल ड्रग की, रेमडेसिविर और बाकी ड्रग की कमी है। और अगर कमी नहीं होती तो दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल जैसे इंसिडेंट नहीं होती। वो पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन जो कि बेसिक इसेंशियल है ड्रग हेल्थ सिस्टम में, उसकी डिफिशियंसी से, उसकी कमी से डेथ हुई है। पहली बार ये मतलब हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस में हमारे देश में पहली बार हुआ है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और इसेंशियल ड्रग्स की कमी है। अब हम वो कैसे पूरी करें, सारी चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, सबको मिलके इसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे प्रदेश सरकार है, चाहे राष्ट्रीय सरकार है, सब जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना होगा। और बाकी इसके बारे में मैं लॉकडाउन के रिगार्डिंग, अगर हमें आज के टाइम में हमारा सिचुएशन ये है कि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, डेथ्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चाहे हम प्रदेश की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, तो हमें ये नेशन वाइड लॉकडाउन आज के टाइम में जरूरी है। वो हम कितने दिन की करेंगे वो हम देख सकते हैं। जैन साहब आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। जैन साहब जी देखिए प्रदीप जी, जैसे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि ये जो है उत्तर प्रदेश और देश की भलाई वाली बात करो, समाजवादी पार्टी छोड़ो, सवाल खड़ा करें, आप अपने काम बताओ, को भेज जनता के लिए क्या कर रहे हो, अपना टाइम मत वेस्ट फाइनल कमेंट ले प्लीज। लेते हैं जैन साहब का। अरे इनसे फाइनल कमेंट क्या, समाजवादी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, अजीब मूर्ख इंसान है। आप बताइए सरकार क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है, कैसे कर रही है, महत्वपूर्ण है, ये नहीं महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। आप लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, आपकी जिम्मेदारियों को अपना निर्वहन करना ही नहीं जानते। भाई मनोज जी आप शांत हो जाइए। ओंकार नाथ सिंह जी आपका फाइनल कमेंट जी। देखिए साहब, हमारा आरोप प्रत्यारोप में कोई विश्वास नहीं है। सरकार को मैं ये बता रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था वार बेसिस पर करे, और ऑक्सीजन के अभाव में उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक मरना नहीं चाहिए। कैसे आएगी ऑक्सीजन, कैसे जाएगी? देखिए, जो घरों में लोग इलाज करवा रहे हैं और जिनको घरों में सिलेंडर जा रहा है, उनको भी सरकार सुनिश्चित करे कि उनका ऑक्सीजन कम न होने पाए, और रेमडेसिविर इंजेक्शन को देखें। के बारे में प्रकाश डाल दीजिए जी। जैन साहब आप फाइनल कमेंट आपका के बारे में डाल दीजिए। किसके? आप क्या कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है? इतनी विकट परिस्थितियां, इतनी खराब स्थितियां कहां से पैदा हुई कि 60% केसेस पूरे देश के महाराष्ट्र से लगातार निकल रहे हैं। तो और विदेशों में सबसे ज्यादा विदेशों से जो आपके जहाज उतरते हैं वो महाराष्ट्र में उतरते हैं। मोदी जी ने क्यों नहीं विदेशों से सेवाएं बंद करी हवाई जहाज की? मूर्खों के साथ डिबेट करने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मुझे गुस्सा आती है विश्वकर्मा जी, मूर्ख लोगों के साथ डिबेट करने में। मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो सवाल यही है कि एक और केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि आपूर्ति बाधित ना हो, चाहे वो दवाइयों की आपूर्ति हो, रेमडेसिविर की हो, ऑक्सीजन हो या बेड्स की हो, लेकिन फिर भी वो कम पड़ते जा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि इस बीच कुछ लोग, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कालेबाजारी में भी लग गए हैं और बेड्स को होल्ड कर रहे हैं। इसमें कुछ सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो खुल करके अपना ये धंधा कर रहे हैं। और अब यही सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस पर रोक कब लगेगी और कैसे आम आदमी को ऑक्सीजन मिलेगी, उसकी सांस में सांस आएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।